Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार। शिक्षक भर्ती के इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि अभी राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो दोस्तों इसी से संबंधित मैं आपको एक विशेष सीरीज़ लेकर आया हूं। अभी दोस्तों मैं आपको मनोविज्ञान की एक सामान्य जानकारी हेतु इसका क्रम वाइज अध्ययन करा रहा हूं। इससे पहले एक लेक्चर इसका अपडेट हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लें, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट है और आप उसको देखें तब आपको लाइन वाइज इसका पूरा सार समझ में आएगा। तो दोस्तों इससे पहले वाले जो लेक्चर था इसमें हमने देखा था कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान का आरंभ किसने किया और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। ऐसी ही जानकारियां थी पहले वीडियो में, तो आपसे निवेदन है कि कृपया पहला वीडियो देखें। और इससे आगे अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मनोविज्ञान का क्रम विकास अध्ययन बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब मनोविज्ञान का जब शुरुआत हुई तो मनोविज्ञान का अध्ययन का जो प्रारंभ किया था अरस्तु जी ने किया था। तो उस समय इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्रमबद्ध अध्ययन में पहला नंबर है आत्मा का विज्ञान। इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था और ये 16वीं शताब्दी तक प्रचलित था। 16वीं शताब्दी तक यही मनोविज्ञान की परिभाषा प्रचलित थी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं। और इसके जो मानने वाले जो दार्शनिक थे वो अरस्तु जी थे, प्लेटो थे और डेकार्टे थे। ये सभी यूनानी थे, ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने स्वीकार किया कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि ये मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा तो जाता है, लेकिन ये इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए। और फलस्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे चल के यह परिभाषा अमान्य हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका विकास हुआ और आगे चल के इसको कहा जाने लगा मन मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड एंड साइकोलॉजी। इसके जो मानने वाले थे ये पाम्पोनोजी थे, ये इटली से थे, लाक और बर्कली और थॉमस रीड। ये 17वीं शताब्दी के दार्शनिक थे और इन्हें भी वही परेशानी हुई जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आत्मा का जो विज्ञान है, जो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे जो इसके संबंध में इसको सिद्ध नहीं कर पाए। और यही परेशानी इनको हुई कि ये भी मन के अर्थ के संबंध में वही कठिनाई इनको व्यक्त हुई कि ये सही से उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पाए। नतीजा हुआ कि यह परिभाषा भी धीरे धीरे अमान्य हो गई। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसका जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे आप नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों आजकल पेपर में बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कि आत्मा का विज्ञान किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को कहा, तो ये इसमें जो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे हैं इनमें से एक आपको दे देगा और तीन आपको ये पाम्पोनोजी, लाक, बर्कली या कोई भी इनमें से दे देगा और आपसे पूछेगा। तो इसी तरह के हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अनुरोध है कि आप इसका वीडियो बनाते जाएं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर है हमारा चेतना का विज्ञान। इसमें और आगे चल के और विकास हुआ मनोविज्ञान में, और 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने ये माना कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं और उन्होंने इसको चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया। इसके समर्थक थे फ्राइड, वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सैली आदि। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्वीकार किया कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं, लेकिन ये सभी मनोवैज्ञानिक भी चेतना के विज्ञान के संबंध में एक मत नहीं हुए। मतलब ये सब उसका एक अर्थ नहीं निकाल पाए। फलस्वरूप क्या हुआ, यह परिभाषा भी धीरे धीरे अमान्य हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सन 1905 में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है विलियम मैकडूगल, जिन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया कि चेतना को एक बुरा शब्द बता दिया और उन्होंने यहाँ पर चेतना की आलोचना की।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्रमबद्ध अध्ययन में चौथे नंबर पर है दोस्तों हमारा व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों 20वीं सदी जब जो 20वीं शताब्दी जो प्रारंभ हुई तो इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और इसके जो प्रमुख समर्थक थे वाटसन थे। ये तो व्यवहारवाद के दोस्तों जनक ही हैं। जैसे कि मैकडूल है, ये भी इसके समर्थक थे, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। वुडवर्थ और इसके अलावा स्किनर सभी ने निश्चित रूप से माना कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। सभी इस बात पर एकमत हो गए कि मनोविज्ञान को ही हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं और वर्तमान में यही हुआ कि यही परिभाषा सर्वमान्य प्रचलित है। यही परिभाषा को अब सभी मानते हैं। दोस्तों एक महान मनोविज्ञान थे जिनका नाम है वुडवर्थ। इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हमने क्रमबद्ध अध्ययन में देखा था कि मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं, तो उसी पर से इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्यागा। फिर उसके बाद हमने इसे देखा था कि मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर उन्होंने कहा कि इसे मन से भी त्यागा। फिर हमने तीसरे नंबर पर देखा था चेतना का विज्ञान, फिर उन्होंने इसी हिसाब से कहा कि चेतना का व्यवहार, और लास्ट में जो भी मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, मैकडूल, वुडवर्थ, स्किनर, इन्होंने माना कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं और अब मनोविज्ञान व्यवहार को स्वीकार करता है। तो दोस्तों इनकी परिभाषा एक बार और देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी परिभाषा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसे मन से त्यागा, फिर चेतना को अस्वीकार किया, अब मनोविज्ञान व्यवहार को स्वीकार करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों साथ ही आप मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आपको आगे की वीडियो बना सकूं। और नेक्स्ट में हमारा इसके बाद जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, इसकी शाखाएं, इसको ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।